नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आज का मेरा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि थ्योरी पोर्शन है आज। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये हेड्स ऑफ इनकम का एक पोर्शन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पर्सन को 5 सोर्स से कमाए गए इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसी कड़ी में लास्ट जो उन 4 हेड के सोर्स ऑफ इनकम से बच जाता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अन्य साधनों से आय से हम क्या समझते हैं? अन्य साधनों से आय के अंतर्गत वे सब आय आती है जो वेतन, मकान, संपत्ति के आय, व्यापार एवं पैसे के आय, पूंजी लाभ के अंतर्गत नहीं आया हो। यह आय का अंतिम शीर्षक है। जस्ट नाम अभी मैंने बताया था, जो पूर्व के प्रथम 4 शीर्षकों में नहीं आता वे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे ब्याज, संचालक शुल्क, रॉयल्टी, लॉटरी, घुड़सवारी, नौकरी के अलावा अन्य क्षेत्र से अगर हम कोई रेम्युनरेशन प्राप्त करते हैं, सब रेंट से हमको अगर कोई किराया मिलता है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। अन्य साधनों से आय के प्रकार। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हम निम्नलिखित आय को प्रमुख रूप से शामिल करते हैं, जैसे घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश, यूनिट ट्रस्ट, यूनिट म्यूचुअल फंडों से प्राप्त आय, लेकिन विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश एवं सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पूर्णतः कर योग्य होते हैं। भारतीय कंपनी के म्यूचुअल फंड से आय पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, जबकि ये पूर्णतः कर योग्य होते हैं। उसी प्रकार प्रतिभूतियों पर ब्याज, अर्ध सरकारी, सरकारी, व्यापारिक प्रतिभूति, कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज आदि का ब्याज, विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। लॉटरी का इनकम, ताश, जुआ, सट्टा, क्रॉस पजल्ड, अन्य कोई आकस्मिक आय, एबनॉर्मल इनकम होता है, लॉटरी से जीत, ये सभी इस शीर्षक में कर योग्य होता है। लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए खर्च की गई राशि की कोई कटौती प्राप्त नहीं होती। मतलब यदि हम एबनॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त करते हैं तो इनकम को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके लिए किए गए खर्च पर किसी भी प्रकार का कोई छूट प्राप्त नहीं होता। जबकि इस ब्याज को वसूली करने के लिए कोई खर्च करूंगा तो उसकी छूट मिलेगी। सब रेंट टेनेंट से किराया प्राप्त करने के लिए जो पैसा अगर मैं किसी को देता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा, उसकी छूट मिलेगी। इसी प्रकार मशीन, प्लांट, मशीनरी आदि का किराए पर देने से जो आय प्राप्त होता है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं लिया गया है। 5 सोर्स में से एक ही सोर्स में इस इनकम को शामिल करना है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, सहकारी आदि बैंकों से जो ब्याज प्राप्त होता है, उप किराएदार से जो आय प्राप्त होता है, मौसमी किराएदार से जो आय प्राप्त होता है, सब इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। किसी भी परीक्षा में वीक्षक, परिवीक्षा आदि के रूप में कार्य करते हैं, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। रॉयल्टी का आय टैक्सेबल होता है। डायरेक्टर फीस से टैक्सेबल होता है। भारत के बाहर अन्य देशों में स्थित कृषि भूमि से आय, पट्टे की संपत्ति से आय, हाट बाजार, मछली क्षेत्र, मृतक कर्मचारी के आश्रितों को जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त होता है, समाचार पत्र पत्रिकाओं लेखन से प्राप्त आय, व्याख्यान देने से आय, बीमा कमीशन आदि की जो आय होती हैं, वो सभी शीर्षक में कर योग्य होती हैं। याद रहे, बीमा कमीशन जो व्यापार पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को यदि वर्ष भर 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के नगद या संपत्ति के रूप में उपहार मिलता है तो संपूर्ण राशि अन्य साधन के अंतर्गत कर योग्य होगा। लेकिन विवाह के अवसर पर किसी से भी मिलने वाला उपहार निकटस्थ रिश्तेदारों से कभी भी उपहार की राशि या मूल्य कर योग्य नहीं होगा। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड को हमने वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया है। तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी के अनुदान का ब्याज जो होता है वो अन्य साधनों के अंतर्गत कर योग्य होता है। सहकारी समिति, कंपनी आदि जमा पर ब्याज, किसी फर्म या व्यक्ति को उधार दी गई राशि पर ब्याज, हुंडी, विनिमय पत्र पर ब्याज, ये सभी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। संचालक को प्राप्त ग्रेजुटी, यदि संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है तो कर योग्य होता है। क्रिकेट की खिलाड़ियों की आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। राष्ट्रीय बचत योजना में जमा से निकाली गई राशि, मूलधन एवं ब्याज इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है।
होटल के बैरा अथवा टैक्सी चालक को नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त बख्शीश कर योग्य होती है। अन्य व्यक्ति की आय जो आय के संकलन के प्रावधानों के अनुसार करदाता की आय में शामिल किया जाना है, जैसे अवैध के नाम से विनियोग से आय। धारा 2080 डी के अंतर्गत देय वार्षिकी की राशि किसी अस्पष्ट साधन से आय पुस्तकों में बिना लिखा विनियोग न स्पष्ट किया गया वह किसी संसद सदस्य या विधायक को प्राप्त वेतन कर योग्य लेकिन दैनिक भत्ता कर मुक्त होगा। व्यापार चिन्ह को किराए पर उठाने से आय उपरोक्त के अलावा ऐसे प्रत्येक कर योग्य आय अन्य साधन की आय मानी जाएगी जो प्रथम 4 शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य या प्रथम 4 शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती है। उसी कड़ी में अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत जब हम आय को शामिल करते हैं तो उससे संबंधित होने वाले व्यय पर भी छूट की पात्रता होती है। जैसे ब्याज संग्रह करने के लिए कोई भी खर्च किया जाएगा तो उसको हम प्राप्त आय ब्याज से प्राप्त आय के अंतर्गत छूट देने के बाद ही शेष राशि को आय के रूप में अन्य साधनों के आय में शामिल करेंगे। उसी प्रकार किराए से दिए गए मशीन प्लांट फर्नीचर से राशि वसूल करने के लिए यदि कोई खर्च की गई है तो उसको इससे प्राप्त आय पर माइनस करने का अधिकार होगा और अंतर्गत छूट की पात्रता होगी। उप किराए मकान का किराया प्राप्त किया गया लेकिन उस मकान पर जो व्यय किया गया उसको चुकाने के लिए मरम्मत किराया आदि चुकाया जाता है तो उसके उप किराए से प्राप्त राशि पर छूट की पात्रता होगी। आय को प्राप्त करने में किए गए व्यय की छूट की यहाँ पर पात्रता होती है। ऋण पर ब्याज की पूरी कटौती मिलती है। ब्याज की गणना 31 मार्च तक की जाती है। यदि ऋण किसी अन्य कार्य के लिए लिया गया हो तो प्रतिभूति क्रय कर ली गई हो तो ऋण के ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। सामान्य शब्द में जिस आय को मैंने अन्य साधनों के आय में शामिल किया है उसी से संबंधित यदि कोई व्यय किया जाता है तो उस व्यय की कटौती की पात्रता होती है। परंतु यदि हमने सट्टा जुआ लॉटरी असंवैधानिक आय प्राप्त की है और उस पर किए गए व्यय की हमें छूट की पात्रता नहीं होगी, यद्यपि उसकी आय को शामिल किया जाएगा। कर मुक्त आय किसे कहते हैं? भारत में स्थित कृषि भूमि का आय कर मुक्त होगा। हिंदू अविभाजित परिवार का आय कर मुक्त होगा। साझेदारी फर्म के कर योग्य आय में हिस्सा कर मुक्त होगा। घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश म्यूचुअल फंडों के यूनिट से आय कर मुक्त होगा। सांसदों को प्राप्त सभी प्रकार के भत्ते एवं विधायकों को प्राप्त दैनिक भत्ते निर्वाचन क्षेत्र भत्ते कर मुक्त होंगे। अवैध की आय यदि करदाता की आय में शामिल की जाना हो तो ऐसे आय में से 1500 रुपए तक की आय को कर मुक्त किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस 10 साल 15 साल का ब्याज के लिए आवर्ती जमा खाता में जमा किया जाता है तो उससे प्राप्त ब्याज में सिंगल नाम है तो 3500 और संयुक्त नाम में है तो 7000 रुपए तक के ब्याज की छूट मिलती है। उसी प्रकार हम 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना अगर में हम पैसा लगाते हैं तो वह कर मुक्त होती है। छात्रवृत्ति राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। वीरता पुरस्कार या सैन्य कार्यवाही के दौरान मृत सैनिकों के परिजनों को प्राप्त फैमिली पेंशन कर मुक्त होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के आधार अधिसूचित लिस्टेड बॉन्ड या ऋण पत्रों पर ब्याज रेलवे फाइनेंस नेशनल बॉन्ड एनटीपीसी बॉन्ड आदि पर ब्याज कर मुक्त घोषित किया गया है। अब देखिए हम इसको सामान्य एक फॉर्मेट के रूप में देख सकते हैं। प्रतिभूति पर ब्याज कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज कोई राशि नहीं लिखना हुआ कर मुक्त होता है। कर योग्य कर युक्त लिखा है। सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज वास्तविक रकम को ले लेना है। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो है उसको हम हमेशा ग्रॉस अप करके लेते हैं। 90% है तो उसको हम 100% बना कर लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू लिया जाता है। कर योग्य कर युक्त प्रतिभूति टैक्सेड प्रतिभूति पर ब्याज ग्रॉस अप करके लिया जाता है। यदि दर एवं मूलधन दिया हो तो ब्याज की वास्तविक राशि ली जाती है। 10% सिक्योरिटीज बोला है तो उसका 10% निकाल के ले लेंगे, लेकिन केवल राशि दिया है। शुद्ध राशि प्राप्त ब्याज की राशि दी, प्राप्त शब्द दिया है तो ग्रॉस अप करना है, प्राप्त शब्द दिया है तो ग्रॉस अप करना है। प्रतिभूतियों में अगर कोई खर्च करते हैं तो उसकी छूट की पात्रता होगी। यदि कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड ऋण पत्रों पर ब्याज दिया है तो 5000 से अधिक होने पर सकल बनाया जाएगा, 100% किया जाएगा। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं
इंटरेस्ट इंटू 100/90, और अगर कम है तो ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा। उसी कड़ी में बैंक से जो हमें ब्याज मिलता है 10,000 रुपये तक का ब्याज अगर है तो वास्तविक, और 10,000 रुपये, देखिए 10,000 तक का ब्याज है तो वास्तविक राशि, 10,000 से अधिक है तो उसको हम राउंड अप करके लेते हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये तक। अगला है पोस्ट ऑफिस बचत खाते में अगर है, एक नाम से है तो 3500 प्राप्त ब्याज में से 3500 की छूट मिलेगी, और संयुक्त नाम से है तो प्राप्त ब्याज में 7,000 रुपये की छूट मिलेगी। अन्य ब्याज कंपनी पर जमा ब्याज किसी को उधार दी गई है पर ब्याज सहकारी समिति का ब्याज, सहकारी समिति का लाभांश, विदेशी समिति का, ये सब तो वास्तविक रकम को यहाँ पर लिखना है। आकस्मिक आय के रूप में लॉटरी, पहेली, ताश, जुआ, हॉर्स रेस वगैरह से अगर हमें प्राप्त होती है, यदि लॉटरी की राशि 10,000 से या घुड़सवारी की राशि 5,000 से अधिक हो तो शुद्ध राशि को यहाँ पर दी हो तो हम उसे 70% से ग्रॉस अप करते हैं। लॉटरी अगर 10,000 और अगर हॉर्स रेस से इनकम 5,000 से ज्यादा हो तो हम उसको 70% से ग्रॉस अप करते हैं। परिवार का पेंशन है तो प्राप्त राशि में से 1/3 या 15,000 जो कम हो उसको माइनस करते हैं, उतने की छूट की पात्रता होती है और शेष राशि को ले लेते हैं। अवयस्क बच्चों के अगर आय है तो वह माता पिता दोनों में जिसका कर योग्य आय ज्यादा होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। यद्यपि ऐसे आय में से 1,500 रुपये आय की छूट की पात्रता होती है। मानी गई अस्पष्ट साधन से आय न स्पष्ट किया विनियोग या व्यय, पूरी राशि यहाँ पर टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी से हम जो राशि प्राप्त करते हैं उसके लिए किए गए खर्च को घटाकर शेष राशि यहाँ पर टैक्सेबल होगी। नगद उपहार के संबंध में उल्लेखित है कि निकटतम रिश्तेदार या विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहार राशि को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से कुल मिलाकर 50,000 से अधिक राशि उपहार में मिला हो तो प्राप्त राशि कर योग्य होगा। उप किराएदार, जैसा कि हमने बताया उप किराएदार से हमें अगर किराया प्राप्त होता है तो उसके खर्चे को घटाकर शेष राशि कर योग्य होगी। उसी प्रकार अन्य है संचालक शुल्क, डायरेक्टर फीस, परीक्षा में काम करने के संबंध में कोई फीस प्राप्त होता है, विदेश में कृषि भूमि से कोई आय प्राप्त होता है, हाट बाजार से आय प्राप्त होता है ना। अगर हम कोई चीज लिखते हैं मैगजीन में उससे हमको कोई आय प्राप्त होता है, सांसद सदस्य का वेतन है तो वास्तविक रकम यहाँ पर टैक्सेबल होगा। अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में संपत्ति क्रय करना, यदि अचल संपत्ति का स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन वास्तविक प्रतिफल कम हो और अंतर 50,000 रुपए से अधिक हो तो अंतर की राशि यहाँ पर टैक्सेबल होगी। प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद होने चाहिए, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज आय में शामिल नहीं होता है। कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज बिना परिवर्तन जैसा है वैसे ही शामिल कर लिया जाता है। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज हमेशा सकल बनाया जाता है। कर युक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का मूलधन एवं दर दिए होने पर गणना अनुसार राशि को शामिल किया जाता है। कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज शुद्ध दिया हो तो हमेशा सकल बनाया जाता है। ब्याज संग्रहण व्यय और ऋण पर ब्याज की कटौती अवश्य आपको मिलेगी। अन्य देखिए अस्वीकृत कटौती, करदाता के व्यक्तिगत व्यय की कटौती कभी भी प्राप्त नहीं होगी। लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ आदि के व्यय जो कि मैंने पूर्व में बताया है, इस पर किए गए खर्च की राशि की कभी भी छूट की पात्रता नहीं होती। न ही क्लबिंग करते समय इनके हानियों को अन्य मद के आय से समायोजित किया जा सकता है। भारत के बाहर चुकाया गया ऐसा ब्याज जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो वह यहाँ पर कटौती की पात्रता नहीं रखता है। प्रतिभूति के क्रय विक्रय पर हानि होने पर छूट की पात्रता नहीं होगी। अंश प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर दिए गए कमीशन पर छूट की पात्रता नहीं होती है। 20,000 रुपए से अधिक व्यय का भुगतान अकाउंट पे चेक के द्वारा भुगतान न करने पर 100% अस्वीकृत होता है। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।